बीजांड में प्रवेश किस किस प्रकार से होता है। यहाँ मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, निभाग प्रवेश, बीजांड द्वार प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांड द्वार प्रवेश की। बीजांड द्वार प्रवेश, जब पराग नलिका, नाम से ही पता चल रहा है कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। यानी जब पराग नलिका बीजांड द्वार, ये निभाग है और ये वाला जो भाग है वो क्या है, बीजांड द्वार। तो जब पराग नलिका इस बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है, ठीक है, बीजांड में पराग नलिका बीजांड द्वार की तरफ प्रवेश करती है इस भ्रूण कोश में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। तो जब पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहेंगे, बीजांड द्वारी। तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। यानी कि जब पराग नलिका इस बीजांड द्वार की ओर से होते हुए इस भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। हम बात करें पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, किस प्रकार बीजांड में कौन कौन से रास्तों से जो पराग नलिका है वो प्रवेश करती है। कल हमने पढ़ा था कि परागण अंकुरित होने के बाद में वो वर्तिका से होते हुए क्या होता है, पराग नलिका के रूप में निकलता है। जब एक पराग नलिका के रूप में निकलता है तो उसे एक नलीय परागकण कहा जाता है, और एक से अधिक होते हैं तो उसे बहुनलिका या बहुनलीय परागकण कहा जाता है। तो अलग अलग दिशाओं से पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है। तो यह हो गया आपके अंड बीजांड द्वार प्रवेश। दूसरा है निभाग से प्रवेश। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले वाले में हमने देखा कि जो पराग नलिका है वो आपके बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश कर रही है बीजांड में, और इस बार निभाग में यदि पराग नलिका निभाग छोर से प्रवेश करती है बीजांड में तो उसे निभाग प्रवेश कहा जाता है। जब पराग नलिका निभागी ओर से बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे निभागी प्रवेश कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं केजुआइना प्लांट्स के अंदर जो पराग नलिका है वो आपके निभाग वाले छोर से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश। आपको पता है कि बीजांड के चारों ओर ये अध्यावरण पाए जा रहे हैं। देखिए ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण है, ठीक है, जो कि बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण कहलाता है। तो जब
परागनलिका जब परागनलिका अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। तो इसे अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। उदाहरण है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा प्लांट्स के अंदर जो परागनलिका है वो आपके अध्यावरण से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार हमने देखा कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश है वो अलग अलग रस्तों से होता है। एक में होता है ये बीजांड द्वार की ओर से, एक होता है निभाग की ओर से और एक होता है अध्यावरणों की ओर से। जब बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश होता है तो परागनलिका बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है बीजांड के अंदर। जब निभागीय प्रवेश होता है उसके अंदर निभागीय छोर से बीजांड में प्रवेश करती है परागनलिका। और अध्यावरणी प्रवेश में क्या है, अध्यावरण की ओर से, अध्यावरणों से होते हुए परागनलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रकार परागनलिका बीजांड के अंदर अलग अलग रस्तों से प्रवेश करती है। अब देखिए अगला है हमारे परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी दिशाओं से किस किस ओर से परागनलिका प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर। हमने देखा कि परागनलिका है वो बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है, वो निभागीय छोर से प्रवेश करती है और वह अध्यावरण से होती हुई भ्रूणकोश में परागनलिका प्रवेश करती है। अब भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद में क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। बीजांड में स्थित दो सहायक कोशिकाओं, आपको पता है कि निभागीय छोर पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन तीनों कोशिकाओं के जो समूह है या समुच्चय है उसे हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय कहते हैं। तो देखा कि बीजांड में स्थित 2 सहायक कोशिकाओं में से ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं, एक अंड कोशिका है। जो 3 कोशिकाओं का समूह है जिसे हम अंड समुच्चय कहते हैं, उसमें कुल 3 कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 जो पार्श्विक कोशिकाएं होती हैं वो हेल्पर सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं और इनके ऊपर जो होती है उसे हम एग सेल्स या अंड कोशिका कहते हैं। तो बीजांड में स्थित 2 सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका परागनलिका में प्रवेश करने से पहले ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब बीजांड के अंदर इस भ्रूण ये क्या है आपका पूरा का पूरा, ये है आपके भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में तो स्थित है ये सारी कोशिकाएं और यहाँ पर द्वितीय केंद्रक है और एक केंद्रीय कोशिका भी है। तो बीजांड में स्थित 2 सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका तो पहले ही नष्ट हो जाती है। कब, जब परागनलिका इसमें प्रवेश करती भी नहीं है उससे पहले ही एक कोशिका तो क्या हो जाएगी, अपहासित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब आगे क्या है, परागनलिका सामान्यतः दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य में से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। दोनों ये जो सहायक कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के बीच में से होते हुए परागनलिका है वो भ्रूणकोश के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। जब परागनलिका सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाती है तो परागनलिका के शीर्ष पर एक छिद्र विकसित हो जाता है और जैसे ही ये परागनलिका है वो इन सहायक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तक पहुंचती है तो परागनलिका के टॉप पर, शीर्ष पर एक छिद्र विकसित हो जाता है जिससे दोनों नर युग्मक अपहासित हुई सहायक कोशिका में मुक्त हो जाते हैं। तो छिद्र विकसित होगा तो इनमें से 2 नर युग्मक निकलेंगे और वो नर युग्मक क्या करेंगे, इन दोनों जो सहायक कोशिकाएं हैं इनमें मुक्त हो जाएंगे। और ये सहायक कोशिकाएं कैसी हैं, ये अपहासित हुई है, उनके अंदर ये आकर स्थित हो जाएंगे। दोनों के दोनों नर युग्मक है। दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका तक पहुंचता है। अब 2 जो नर युग्मक थे, एक
नर युग्मक वो किससे मिल जाएगा आपके, वो मिल जाएगा आपके अंड कोशिका से, अंड कोशिका से मिल जाएगा। और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र तक पहुंचता है, और दूसरा जो नर युग्मक है वो कहां तक पहुंचता है, द्वितीय केंद्र तक, है ना। तो इस प्रकार परागनलिका का भ्रूण कोश में क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। फिर से देख लीजिए कि बीजांड में स्थित दो सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका, दोनों ये भ्रूण कोश या बीजांड, आप इसको पूरा बीजांड कह सकते हो, और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो भ्रूण कोश का है कि भ्रूण कोश में स्थित दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका तो पहले ही नष्ट हो जाती है। कब, जब परागनलिका इससे भ्रूण कोश में प्रवेश करती भी नहीं है, उससे पहले ही क्या जाती है, नष्ट हो जाती है। परागनलिका सामान्यतः दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य में से, ये जो सहायक कोशिका आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर, इन दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य में से होकर भ्रूण कोश के अंदर परागनलिका क्या करती है, प्रवेश करती है। जब परागनलिका सहायक कोशिका की कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाती है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाती है, तो परागनलिका के शीर्ष पर क्या हो जाता है, एक छिद्र विकसित हो जाता है, और छिद्र विकसित होने के कारण जो दोनों नए युग्मक हैं परागनलिका में उपस्थित, जो दोनों नए युग्मक हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इनके कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब जो दो नए युग्मक यहाँ पर पहुंचे हैं सहायक कोशिकाओं में, वो क्या करेगा, उनमें से एक नर युग्मक तो सहायक कोशिकाओं के ऊपर ही स्थित जो अंड कोशिका है उससे जाकर मिल जाएगा, और दूसरा नर युग्मक है वो केंद्रीय जो द्वितीय केंद्रक है उससे जाकर ये मिल जाता है। अगला टॉपिक है द्विनिषेचन और त्रिकसलयन, द्विनिषेचन तथा त्रिकसलयन। अभी पहले हमने पढ़ा था कि भाई परागनलिका जब भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि परागनलिका के शीर्ष पर एक छिद्र विकसित हो जाता है, और उस छिद्र विकसित होने के पश्चात क्या होते हैं, दो नर युग्मक बाहर आते हैं, और दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक तो है वो किससे जुड़ जाता है, वो अंड कोशिका से, और जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से जाकर क्या होता है, संयोजित होता है। तो ये द्विनिषेचन और त्रिकसलयन उसी के आगे की कड़ी है कि जब भ्रूण कोश में एक नर युग्मक वे अंड कोशिका के संलयन को युग्मक संलयन या सत्य संलयन या प्रथम संलयन कहा जाता है। यानी जो परागनलिका में एक नर युग्मक था, दो नर युग्मक थे, तो एक नर युग्मक हमने पढ़ा था कि भाई वो किससे मिल रहा था, वो मिल रहा था आपके एक सेल से, अंड कोशिका से। तो जब एक नर युग्मक जो परागनलिका से निकले हैं, दो नर युग्मक निकले थे, उनमें से एक नर युग्मक है वो किससे आकर मिलता है, अंड कोशिका से। सहायक कोशिका के बिल्कुल मध्य में से परागनलिका निकलती है, फिर क्या होता है, शीर्ष पर एक छिद्र विकसित होता है, छिद्र विकसित होने के पश्चात दो नर युग्मक बाहर आते हैं, और नर युग्मक क्या होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से मुक्त होते हैं, उसके बाद में उन दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक है वो आपके अंड कोशिका से जाकर क्या होता है, मिल जाता है। तो जब भ्रूण कोश में एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका आपस में संयोग करते हैं, संलयन होते हैं, तो इस प्रकार के संलयन को हम क्या कहते हैं, युग्मन संलयन कहते हैं, या आप उसे सत्य संलयन भी कह सकते हो, या उसे प्रथम संलयन भी कह सकते हैं। और इसका फिर बनता क्या है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, कैसे हो रहा है कि नर युग्मक है वो क्या है, अगुणित है, अंड कोशिका है वो भी क्या है, अगुणित है। तो जब इन दोनों का आपस में संलयन हो रहा है, नर युग्मक का और अंड कोशिका का आपस में संलयन हो रहा है, तो उनके संलयन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा, वो द्विगुणित होगा। क्यों, क्योंकि नर युग्मक भी अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है। जब दोनों अगुणित युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलते हैं तो उसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक, फिर क्या होगा, हमने बात की थी कि भाई दो नर युग्मक, कितने, दो नर युग्मक के परागनलिका से निकलते हैं, तो एक नर युग्मक ने तो क्या किया, अंड कोशिका के साथ में संलयन कर लिया है, और उसने क्या बना दिया, द्विगुणित युग्मनज बना दिया।
दूसरा नर युग्मक क्या करेगा? फिर हमने बात की थी इससे पहले कि द्वितीय केंद्रक भी भ्रूण कोश के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्र से संयोजित होकर त्रिगुणित, द्वितीय केंद्र से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र PEN का निर्माण करता है। कौन निर्माण कर रहा है? दूसरा नर युग्मक है। और वो किससे जाकर संयोजित होता है? द्वितीय के केंद्र से। तो बनेगा क्या? त्रिगुणित भ्रूण कोश प्राथमिक केंद्र, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण होता है। तो देखो एक नर युग्मक तो क्या है? अंडकोशिका से जाकर मिल गया। फिर दूसरा नर युग्मक है उसका भी कुछ ना कुछ तो हो गई। तो जो दूसरा नर युग्मक था वो क्या करता है? वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। ऊपर भ्रूणकोश का द्वितीय केंद्र पे स्थित होते हैं, द्वितीय केंद्र के साथ में जाकर ये संलयन हो जाता है। और जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र से संलयन होता है तो क्या होता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है। देखिए दूसरा नर युग्मक N और द्वितीय केंद्र ये 2N है, द्विगुणित है, 2N है ये, और ये आपस में संयोग करेंगे, संलयन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। इस प्रकार युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को, युग्मक यहाँ पर तो युग्मकों का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणकोश त्रिगुणित है इसलिए इसको त्रिक संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिक संलयन। यहाँ पर ये द्विगुणित युग्मनस, ये तो है युग्मनस निर्माण या युग्मनस संलयन। और दूसरा नर युग्मक है वो आपके द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजित हो रहा है तो उनका संयोग है वो क्या कहलाता है? त्रिक संलयन कहलाता है। तो इस प्रकार युग्मनस संलयन और त्रिक संलयन, युग्मनस संलयन और त्रिक संलयन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन व त्रिक संलयन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और ये जो द्विनिषेचन होता है वो केवल आवृत बीजी पादपों में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, द्विनिषेचन है वो केवल आवृत बीजी पादपों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है, अन्य में नहीं होता है। और इससे जो द्विनिषेचन है इसके बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो 1898 में नवाश्चिन, एक वैज्ञानिक थे रशिया के, नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने क्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधों में किया था। 1898 में नवाश्चिन ने लिलियम और क्रिटिलेरियम पौधों में इसका अध्ययन किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। द्विनिषेचन में क्या होता है कि इन दोनों को जब युग्मनस का निर्माण हो रहा है और त्रिक संलयन हो रहा है उन दोनों को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, परागनलिका में से दो नर युग्मक हैं वो बाहर निकलते हैं भ्रूणकोश के अंदर, उनमें से एक नर युग्मक है वो अंडकोशिका के साथ संलयन हो जाता है। जब एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संलयन होता है उसे हम युग्मन संलयन या सत्य संलयन या प्रथम संलयन कहते हैं। और इसके कारण फिर बनता क्या है? द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि नर युग्मक क्या है? अगुणित है, अंडकोशिका भी क्या है? अगुणित है। दोनों का आपस में संयोग होता है, संलयन होता है, उसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है।
फिर जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ जाकर संयोजित होता है। जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजित होता है तो क्या बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है और इसे हम क्या कहते हैं, त्रिक्सलेन कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा नर युग्मक ये क्या है, अगुणित है, द्वितीय केंद्रक द्विगुणित है, ठीक है। आपस में जब संयोग करेंगे तो फिर ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार युग्मक संलयन और त्रिक्सलेन, युग्मक संलयन यहाँ पर हो रहा है और ये त्रिक्सलेन हो रहा है, ठीक है। यदि हम ये बात करें तो यहाँ तक तो क्या हो रहा है, युग्मक संलयन हो रहा है और दूसरा नर युग्मक से क्या बन रहा है, ये हो रहा है आपके त्रिक्सलेन। तो इन दोनों को, युग्मक संलयन और त्रिक्सलेन दोनों को सम्मिलित रूप से यदि हम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और ये जो द्विनिषेचन प्रक्रिया है वो आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। फिर 1898 में सर्वप्रथम इसे द्विनिषेचन का जो अध्ययन है वो नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने लीरियम और क्रिटिलेरिया नामक पादपों में किया था। अगला है आपके द्विनिषेचन का महत्व क्या है। देखिए हमने बात की थी कि एक नर युग्मक व अंड कोशिका के संयोजन से क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक और अंड कोशिका के संयोजन से क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। और इस द्विगुणित युग्मनज से ही, इस द्विगुणित युग्मनज से ही बाद में इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसलिए ये जरूरी है, ये द्विनिषेचन, ठीक। नर युग्मक, पहला नर युग्मक था जो कि क्या था, अगुणित था, उसकी गुणिता क्या थी, N, अगुणित था वो। और अंड कोशिका, एक सेल आपस में जब संयोग करते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। और इस द्विगुणित युग्मनज से ही क्या, किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है। ये तो हो गई एक नर युग्मक की बात। अब आपने पढ़ा है अभी कि जो दूसरा नर युग्मक था, दूसरा नर युग्मक वह किसके साथ संयोग करता है, वह द्वितीयक केंद्रक, जो कि द्विगुणित है, द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर क्या बना रहा है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN, ठीक। संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN का निर्माण करता है। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये करता क्या है, ये प्राथमिक, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN, इसका काम क्या है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। दोनों के अपने अपने काम है। देखो, नर युग्मक और अंड कोशिका के संयोग से जो द्विगुणित युग्मनज
उससे तो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और जो दूसरा नर युग्मक है जो कि द्वितीय केंद्रक के साथ जाकर संयोजित होकर हो रहा है, उसे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है PEN, और उसका काम क्या है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इस प्रकार दोनों का महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः बीजों की जीवन क्षमता के लिए, बीजों की जीवन क्षमता के लिए, बीजों की जीवन क्षमता के लिए PEN तथा द्विनिषेचन आवश्यक है, द्विनिषेचन आवश्यक, ये महत्व है द्विनिषेचन का, ठीक है ना। तो एक से तो नर युग्मक और अंडकोशिका के संयोग से जो युग्मनज बनता है वही आगे भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नर युग्मक है वो आपके द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजित होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बनाता है, और ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र क्या करता है, ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार द्विनिषेचन का महत्व होता है। आगे आता है आपका भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म, अभी हमने बात की है भ्रूणकोश क्या करता है, भ्रूणकोश जैसे नाम से पता लग रहा है कोश, पोषण प्रदान करने वाला, इसको भ्रूण को, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश का कार्य क्या है कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना है, उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अच्छा, जो भ्रूणकोश है वो 3 प्रकार का होता है। भ्रूणकोश 3 प्रकार का होता है। पहला है केंद्रकीय भ्रूणकोश। पहला क्या है, केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब इसमें देखो इस प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्रक का बारंबार केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे बहुत से केंद्रक बन जाते हैं, इससे बहुत से केंद्रक बन जाते हैं। देखिए ये एक मान लो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र है, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र है। अब हमने क्या बात की है कि इस केंद्रक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर क्या होता है, बार बार केंद्रीय विभाजन हो रहा है। केंद्रीय विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप बहुत से क्या बन जाएंगे, केंद्रक बन जाएंगे। तो ये आपके बहुत से केंद्रक बन गए। आ रहा समझ में कि ये क्या है आपका, ये एक प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है। कौन किस प्रकार का, केंद्रीय भ्रूणकोश, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब क्या हुआ कि इसका जो केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का जो केंद्रक है, उसके अंदर केंद्रीय विभाजन होता है बारंबार, उसके कारण बहुत से केंद्रक बन जाते हैं। प्रारंभ में ये केंद्रक क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक क्या है, बिखरे हुए, हर कहीं पर बिखरे हुए हैं, कोई किधर है कोई किधर है, ठीक है। प्रारंभ में ये केंद्रक बिखरे रहते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात
ये केंद्रक कहां चले जाते हैं? परिधि की ओर जाकर जमा हो जाते हैं। परिधि की ओर जमा हो जाते हैं। परिधि की ओर जाकर जमा हो जाते हैं। अब देखो यहां पर तो ये केंद्र क्या है? बिखरे हुए हैं। अब आगे की स्टेप में क्या हो रहा है कि हमने लिखा है कि प्रारंभ में ये केंद्रक बिखरे रहते हैं, कुछ समय बाद केंद्रक परिधि की ओर जाकर जमा हो जाते हैं। अब ये केंद्र कहां पर आ जाएंगे? ये यहां पर आ जाएंगे, परिधि की ओर जाकर जमा हो जाएंगे इस प्रकार। ये परिधि है, परिधि की ओर जाकर जमा हो जाते हैं। परिधि की ओर जब केंद्रक जमा हो जाते हैं तो एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। देखो अभी यहां पर ये केंद्रक बने हुए हैं, परिधि की ओर जाकर जम गए। जब ये परिधि की ओर जाकर जम जाएंगे तो इनके मध्य में देखो इस प्रकार एक बड़ी सी ये रिक्तिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये क्या है? रिक्तिका। ये रिक्तिका का निर्माण हो गया। प्रारंभ में बिखरे हुए हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये परिधि की ओर केंद्रक आकर जमा हो जाते हैं। जब ये केंद्रक परिधि की ओर आकर जमा हो जाते हैं तो इनके बीच में है ना, इस भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है? एक परिरिक्तिका का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा? रिक्तिका के निर्माण के पश्चात केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अभी हमने बात की कि भाई ये जो केंद्रक है वो परिधि की ओर जाकर जम गए और उसके परिधि की ओर जाकर जमने से इनके मध्य क्या बन गई? एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण हो गया। अब क्या होगा कि जब ये रिक्तिका भी बन गई, परिधि की ओर भी जमा है केंद्रक, तो अब इनके मध्य में क्या होगा? भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये देखो इन केंद्रकों के मध्य क्या हो रहा है? ये भित्ति का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार ये केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे। भित्ति का निर्माण हो रहा है भित्ति का निर्माण हो रहा है। प्रारंभ में भित्ति का निर्माण नहीं था, ये बड़ी रिक्तिका ही बनी थी, लेकिन अब क्या होगा? अब इनके मध्य में, केंद्रकों के मध्य में भित्तियों का निर्माण है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और लगभग 56% 56% आवृतबीजी पादपों में आवृतबीजी, ध्यान रखना 56% आवृतबीजी पादपों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रथम विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष में तो पहले विभाजन हुआ केंद्र का, फिर वो परिधि की ओर जाकर जमे, उसके बाद में इनके बीच में रिक्तिका का निर्माण हुआ और लास्ट में जाकर कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष में कि इस भ्रूणपोष में यहाँ पर विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन हुआ और प्रथम विभाजन के साथ ही क्या हो गया? कोशिका भित्तियों का निर्माण
हो जाता है। इससे या इस भ्रूणपोष से चूसकांक विकसित होते हैं। चूसकांक विकसित होते हैं और 25% पादपों में 25% पादपों में ये कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है और उसका ये किसमें पाया जाता है? कोशिकीय गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में। गैमोपेटली वर्ग के जो सदस्य हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर आके ये कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। तीसरा और अंतिम प्रकार का भ्रूणपोष का प्रकार है वो है हेलोबियल भ्रूणपोष, या इसे हम मध्य भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। ज्यादा आवश्यक नाम होता है इसका हेलोबियल भ्रूणपोष। इसको मध्य भ्रूणपोष क्यों कहते हैं? तो यह भ्रूणपोष आपके केंद्रीय भ्रूणपोष व कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य का होता है। यानी इसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष के भी और केंद्रीय भ्रूणपोष के भी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे मध्य भ्रूणपोष कहते हैं। और वैसे इसका एक्चुअल नाम है हेलोबियल भ्रूणपोष। अब जब इस भ्रूणपोष में होता क्या है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रथम विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे एक बड़ी व एक छोटी कोशिका बनती है। देखिए, ये हेलोबियल भ्रूणपोष है। अब क्या होता है कि इसके अंदर विभाजन होगा। अभी हमने बात की कि प्रथम विभाजन के साथ ही क्या हो रहा है, प्रथम विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। प्रथम विभाजन के साथ ही क्या हो गया, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। साथ ही साथ एक तो छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। पहले तो क्या हुआ, ये भ्रूणपोष है वो केंद्रीय कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य का भ्रूणपोष है, और इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रथम विभाजन के साथ ही क्या बनती है, ये देखो ये क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। ठीक, प्रथम विभाजन के साथ ही इनके मध्य में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और साथ ही साथ एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होगा। यदि आप देखो तो जो छोटी कोशिका है वो किधर है, निभाग की ओर, और बड़ी कोशिका कहाँ है, अंडद्वार की ओर बड़ी कोशिका है। तो इस प्रकार एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो निभाग की ओर छोटी कोशिका व अंडद्वार की ओर बड़ी कोशिका बनती। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो निभागीय छोर है वहां पर तो छोटी कोशिका बनी है, और जो
अंड द्वार का छोर है वहां पर बड़ी कोशिका बन जाती है। साथ ही अंड द्वार की तरफ वाली कोशिकाओं के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति का निर्माण होता है, लेकिन निभागी छोर वाली कोशिकाओं के मध्य नहीं होता। कोशिकाओं के मध्य भित्ति निर्माण नहीं होता। ठीक। और 17% प्लांट्स में ये हेलोबियल भ्रूणकोश पाया जाता है। 17%। और किसमें पाया जाता है? एक गण है हेलोबियल, इसीलिए इसका नाम भी हेलोबियल भ्रूणकोश है। हेलोबियल गण में इस प्रकार का भ्रूणकोश है वो पाया जाता है। अब देख लो, हमने बात की है कि निभागी छोर की तरफ एक छोटी कोशिका, अंड द्वार की तरफ क्या होती है? एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये निभागी छोर की ओर तो छोटी कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है, और आपके अंड द्वार की ओर बड़ी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। ये बड़ी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। फिर हमने बात की है कि बड़ी कोशिका अंड द्वार की तरफ वाली कोशिकाओं के मध्य भित्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जो अंड द्वार की तरफ कोशिकाएं हैं उनके मध्य भित्ति का निर्माण हो गया, लेकिन जो निभागी छोर है वहां की कोशिकाओं में भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये अंड द्वार है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलोबियल भ्रूणकोश या मध्य भ्रूणकोश। फिर से देखिए कि इस प्रकार के भ्रूणकोश में ये जो भ्रूणकोश होता है हेलोबियल, ये केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणकोश का क्या होता है? मध्य का भ्रूणकोश होता है। इसमें लगभग दोनों के गुण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम इसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के साथ ही क्या होता है? केंद्रकों कोशिकाओं के मध्य क्या बन जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो निभागी छोर की तरफ एक छोटी कोशिका और अंड द्वार की तरफ एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। अंड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जबकि जो निभागी छोर है, ये जो आपको निभागी छोर का ये कोशिका दिखाई दे रही है, इनके मध्य में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। और लगभग 17% जो पौधे हैं उनके अंदर हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश या मध्य भ्रूणकोश वो पाया जाता है, ठीक है। और ये इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे दूसरे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद।